Hello, pupil teachers. Welcome back again. Today, we are going to discuss about the last theory of teaching, which is normative theory of teaching. But before going into the detail of the topic, let's have a look on the basics of this theory. अगर मैं normative theories की बात करूं, so they basically deal with what should be. क्या है, कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस कैसी दी जानी चाहिए, मटेरियल या रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कैसा होना चाहिए. So the question here remains only is what should be. सो अगर हम इन थ्योरीज पे फोकस करें तो इनका काम है प्रिस्क्राइब करना, नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग द कंटेंट, नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग द इंफॉर्मेशन, और क्या हो रहा है टीचिंग में, कैसे हो रहा है, उन सब चीजों पे ये थ्योरीज बिल्कुल भी एम्फेसाइज नहीं करती हैं. नॉर्मेटिव का मतलब ही, अगर हम नॉर्मेटिव के मीनिंग की बात करें तो नॉर्मेटिव का मीनिंग ही होता है व्हाट शुड बी और हाउ इट शुड बी. सो नॉर्मेटिव थ्योरी बेसिकली टीचर्स को, एजुकेटर्स को गाइड करती हैं अपने गोल्स को चूज करने में, अपने वैल्यूज पे काम करने में, इफेक्टिव टीचिंग के लिए मैथडोलॉजीज को फाइंड आउट करने में, और किस तरीके से इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा इस थ्योरीज में हमें मिलता है. As the name suggests here, norms. Norms means rules and regulations, कुछ standard patterns होंगे. So जहाँ पर हम rule regulations के साथ अपने आप को stick कर लेते हैं या किसी standard format के साथ अपने आप को stick कर लेते हैं, automatically हमारी चीजें हर parameter में set हो जाती हैं और effective results हमें मिलने start हो जाते हैं. Normative theory basically explains, guide and control the variables. As we all know, there are three variables of teaching: teacher, student and curriculum. तो उनके बीच में coordination बनाए रखना, एक दूसरे के साथ उनका connection, explanation उनके बीच में एक दूसरे को guide करना, support करना, controlling of the content, कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, resources या material कैसे होने चाहिए. सो वो सारी चीजें ये थ्योरीज हमें बहुत अच्छे से समझाती हैं, एक्सप्लेन करती हैं. साथ ही साथ जितने भी हमारे टीचिंग वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बना रहता है इस थ्योरी के यूज करने से. टीचिंग लर्निंग कंडीशंस के लिए ये नॉर्म सेट करती हैं. जैसे हमने अभी बात भी की थी कि नॉर्मेटिव थ्योरीज है, नॉर्म्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है उस टर्म के अंदर. सो ये नॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करेगी. अगर आप को सपोज आपको वाटर बनाना है, सो यू नीड अ स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर इट, यू कैन नॉट इंटरचेंज द वेरिएबल्स. सो वहां पर जो चीज हम अप्लाई कर रहे हैं साइंटिफिक और टेक्निकल चीजों में, सेम कॉन्सेप्ट गोज हियर, और यहाँ पर टीचिंग लर्निंग कंडीशन में भी हमें उन नॉर्म्स को वैसे ही अप्लाई या फॉलो करना होता है. नॉर्मेटिव थ्योरी गोल्स, वैल्यूज और एथिकल प्रिंसिपल्स को प्रिस्क्राइब करती हैं ताकि टीचिंग प्रैक्टिसेस को गाइड किया जा सके. हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करने में, हमारे वैल्यूज को सेट करने में, हमारे प्रिंसिपल्स को सेट करने में, या किसी भी चीज को जस्टिफाई करने में ये बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करती हैं, जिनकी वजह से जो हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत अच्छे लेवल तक इम्प्रूव हो जाती हैं, और हमें कहीं भी ये नहीं लगता कि हम अनप्लान्ड है, या हमारे पास जो प्रॉपर सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का वो नहीं है, या हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. If we talk about the types of normative theory, there are mainly four types of normative theory. First is Gates' cognitive theory of teaching, Ryan's theory of teacher behavior, Mitra's psychological theory of teaching, and Clark's general theory of teaching. So each and every psychologist has put an emphasis कि किस तरीके से हम टीचिंग पे काम कर रहे हैं. नॉर्मेटिव थ्योरीज में आपको वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे. आप यहाँ अगर थ्योरी के नाम्स देखेंगे, थ्योरी के नेम्स पे अगर हम फोकस करेंगे यहाँ पर, तो आप देखो गेज ने कॉग्निटिव थ्योरी ली है, कॉग्निशन पे फोकस किया, नॉलेज पे फोकस किया, मेंटल एबिलिटीज पे फोकस किया. रेयान ने टीचर के बिहेवियर के ऊपर एम्फेसाइज किया कि टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस तरीके का बिहेवियर उसे क्लासरूम में रखना है, नॉन एकेडमिकली उसका कैसा बिहेवियर होना चाहिए. फिर मित्रा ने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात करी कि क्यों टीचर्स के लिए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को स्टडी करना जरूरी है, ताकि वो बच्चे को अंडरस्टैंड करके उसके कॉन्सेप्ट को उसको अच्छे से डिलीवर कर पाए. क्लार्क ने जर्नल थ्योरी
दी है टीचिंग की, जिसमें इंस्ट्रक्शनल डिजाइन और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात हमें देखने को मिलेगी. Starting from the very first theory, which is given by Gage. NL Gage is the full name of the propagator of this theory. और इन्होंने जो थ्योरी दी है कॉग्निटिव थ्योरी, उन्होंने स्कूल ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बेस पर इस थ्योरी को डेवलप किया था, क्योंकि ही बिलोंग्स टू दैट स्कूल. सो उनका मानना था विदाउट कॉग्निशन इन साइकोलॉजी देयर इज नथिंग पॉसिबल. सो बहुत ज़रूरी है कि हम कॉग्निशन को ज़्यादा शार्प करें, कॉग्निशन को ज़्यादा हम फ्रेशन अप करें, क्योंकि कॉग्निशन अगर स्ट्रांग होगा सो ऑटोमेटिकली दैट विल ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर. ये भी प्रीवियस थ्योरीज में जो हमने देखा था उनकी तरह बिल्कुल भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पर फॉलो नहीं करते हैं, कि टीचर का काम सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स तक ही रहना नहीं है, कि मैं कोई भी क्लू या हिंट प्रोवाइड करूंगा या कोई ऑप्शन बच्चे को दूंगा और मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा एंड आई विल बी सेटिस्फाइड विद दैट. सो नो, इट इज अ बिग नो फॉर गेज, क्योंकि उनका मानना था कि टीचर का काम कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करना है, ना कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बेसिस पे लर्निंग कराना. क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बेसिस पर जो लर्निंग कराई जाएगी उसका कोई बहुत लॉन्ग टर्म में जो है सॉल्यूशन नहीं होगा, ना ही वो लर्निंग परमानेंट बच्चे के साथ रहेगी. सो रादर एज ए टीचर वी नीड टू फोकस ऑन डेवलपिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज मोर, कि हम बच्चे में वो एबिलिटीज लेकर आए जो नॉलेज पर बेस्ड हो, जो इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हो, जिसमें बच्चा कॉन्सेप्ट सीख भी रहा है थियोरिटिकली एज वेल एज उनको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देख रहा है. इसके अलावा बच्चों में प्रॉपर कॉम्प्रीहेंशन डेवलप करना, क्योंकि कॉग्निशन की बात हो रही है तो नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन ये बहुत ज़्यादा इस थ्योरी में देखने को मिलेगा. कि तो उनका कहना था, गेज का कहना था कि हमें स्टूडेंट्स में प्रॉपर कॉम्प्रीहेंशन डेवलप करना है, एक समझ विकसित करनी है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ताकि बच्चा ईजिली कॉन्सेप्ट को समझ पाए, बच्चा ईजिली इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर पाए, फिर उस कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पर उन चीज़ों को वो अप्लाई कर पाए. The content has to be organized, arranged and presented in a sequenced manner. ये बहुत ज़रूरी है. अगर कंटेंट हमारा डिस्टॉर्टेड होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा, प्रॉपरली अरेंज नहीं है, सीक्वेंस इज नॉट देयर, सो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में. सो मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंडेबल टू द कंटेंट. तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कंटेंट ऑर्गेनाइज रखते हैं, अरेंज रखते हैं, सीक्वेंस मैनर में रखते हैं, तो बच्चे के लिए ग्रास्प करना, समझना, कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा. टीचिंग के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. सो वाई टीचर इज ऑलवेज स्टिकिंग टू स्टिमुलस रिस्पॉन्स और ऑलवेज स्टिकिंग टू लेक्चर और ऑलवेज स्टिकिंग टू वन साइडेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो टीचर के पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं परफॉर्म कराने के लिए. वो कोई भी एक्टिविटी को सेलेक्ट करे, रादर वो फोकस करेगी टॉपिक बाय टॉपिक, उसकी एक्टिविटीज चेंज हो और उसकी एक्टिविटीज जो हैं वो अलग अलग पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करें बच्चे की लर्निंग के लिए. सेम वही चीज हमें अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करना है और रोड मेमोराइजेशन या क्रैमिंग को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है. स्पून फीडिंग शुड नॉट बी देयर. लर्निंग इज एक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड. बहुत जरूरी है. अगर लर्निंग एक्टिव नहीं होगी, बच्चा पैसिव लिसनर बन के रह जाएगा, तो हम कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. Second theory, that is Ryan's theory. D.G. Ryan, the full name of the psychologist who has put forward this theory. और उनकी जो थ्योरी है वो टीचर बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है, टीचर बिहेवियर को शो करती है. रयान का मानना था कि टीचिंग में सिर्फ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ वर्बल चले नहीं हो सकता, नॉन वर्बल पैरेलली उसके साथ चलेगा. सो बीइंग अ टीचर, टीचर को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मेरे जो बिहेवियर है वर्बल और नॉन वर्बल वो हमेशा काउंट हो रहे हैं. अगर मेरा वर्बल बिहेवियर मैटर करता है तो एट द सेम टाइम जो मैं जेस्चर्स कर रहा हूँ, जो मेरे एक्सप्रेशंस हैं, जो मेरे मूवमेंट्स हैं, वो भी मैटर करते हैं. सो दोनों ही चीजें जो है वो टीचर के बिहेवियर को कहीं ना कहीं यहाँ रिफ्लेक्ट करती हैं और दोनों ही चीजों का सही होना भी जरूरी है. Assumptions, function of situational factors, definitely, क्योंकि situation by situation the behavior will be different. Academic settings में teacher will show proper academic behavior, verbal और formal behavior. Non academic settings में वो change हो जाएगा. So according to the situation, according to the need of the situation, the behavior of the teacher should be changed and should be adapted accordingly.
पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स टीचर्स की बहुत मैटर करती हैं, उनकी एक्सपर्टीज, उनका बोलने का तरीका, उनका कम्युनिकेशन, उनके जेस्चर्स और उनका वे ऑफ वॉकिंग, एवरीथिंग मैटर्स हियर. सो पर्सनली द टीचर शुड बी अ सिंबल ऑफ ट्रू पर्सनालिटी, जिसको बच्चा देखकर सीखेगा, क्योंकि हमेशा से हम लोगों के लिए जो टीचर्स हैं वो एक रोल मॉडल या आइडल रहते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि टीचर अपने बिहेवियर में कोई भी चीज़ ऐसी ऐड नहीं करे जो बच्चे को नेगेटिवली इम्पैक्ट करे. टीचर बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल, एवरीवन इज ऑब्जर्विंग द टीचर्स बिहेवियर, बी इट स्टूडेंट, colleagues, school management, administrative, anybody, or out of the school also, in the society also. So बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर का बिहेवियर है वो थोड़ा सा हम हर पैरामीटर को देखकर अपने बिहेवियर में वो सारी ट्रेड्स या वो सारी चीज़ें रखें, क्योंकि हमें ये हमेशा पता होना चाहिए कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, लोग हमसे सीख रहे हैं, हमारे करेक्टर्स को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ट्रेड्स को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसीलिए मैं कोई भी ऐसी चीज़ कभी भी ना करूं जो मेरी वजह से किसी और को नेगेटिवली इम्पैक्ट करे. Third theory is Mitra's theory. Sahib K. Mitra, the full form of the propagator of this theory, who is a former director of NCRT. एंड उन्होंने भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात की है कि टीचिंग में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बच्चे की साइकोलॉजी को समझे, बिना बच्चे के बिहेवियर को समझे, उसके माइंड को समझे, हम टीचिंग नहीं कर सकते. सुमित्रा ने भी उन्होंने बोला है कि हमें जो फॉर्मलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल सिचुएशंस हैं वहीं तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है. इनफॉर्मल चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर, तो क्योंकि इनफॉर्मल सिचुएशन में बिहेवियर भी डिफरेंट होगा और वहाँ पर बच्चे के पास नेगेटिव चीज़ें जाने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं. सो द टीचिंग शुड बी प्रॉपरली फॉर्मलाइज्ड, इंस्ट्रक्शनलाइज्ड होनी चाहिए, और सिचुएशंस को भी ध्यान में रखकर वहाँ पे है टीचर को काम करना चाहिए. देयर इज अ नीड ऑफ टू पर्सन, वन इज टीचर एंड अदर इज द लर्नर. तो दोनों का ही स्ट्रॉन्ग एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग बेस्ड अपॉन नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल. जितना मुझे पता है, जितना मेरी क्लास में मुझे दिखता है कि बच्चे हैं अबव एवरेज ज़्यादा हैं, बिलो एवरेज ज़्यादा हैं, एवरेज ज़्यादा हैं, सो अकॉर्डिंगली आई हैव टू डील विद द नॉलेज सेक्शन कि मैं उनको कितना कंटेंट दूँ, कितना ज़रूरी है उनके लिए सीखना, या कितना कंटेंट उन्हें एक बारी में दिया जा सकता है, या एक्टिविटीज़ मुझे ज़्यादा करानी चाहिए, या मेरे पास उतने अच्छे बच्चे हैं कि मैं लेक्चर मेथड से भी काम चला सकती हूँ. तो वो भी चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है. लास्ट थ्योरी इज क्लार्क्स जनरल थ्योरी. जनरल थ्योरी है, बेसिक थ्योरी है, और ये टीचिंग को ओवरऑल कवर करेगी. SCT क्लार्क इज द प्रोपगेटर ऑफ दिस थ्योरी. ये नाम आप हम ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि किसी भी पेपर में आपको ये पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलरली ये थ्योरी के जो एक्सपोनेंट हैं या प्रोपगेटर हैं वो कौन है. सो ये नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए. दिस थ्योरी इज बेसिकली टर्म्ड एज जनरल थ्योरी, क्योंकि इसका जो नेचर है वो जनरल है, कोई स्पेसिफिक चीज इसमें डिस्कस नहीं हो रही है. ये ओवरऑल टीचिंग की बात कर रहा है, ये होल टीचिंग की बात कर रहा है, जिसमें छोटी छोटी बारीकियां से लेकर बड़ी बड़ी चीजें सब कुछ इंक्लूड रहेगा, और जनरल नेचर हमें यहाँ पे टीचिंग का देखने को मिलेगा. टीचिंग एज जनरलाइज फेनोमेना, एवरीवन इज टीचिंग. हम चाहे नॉर्थ में हैं, चाहे हम वेस्ट में हैं, चाहे हम साउथ जोन में हैं, सब जगह टीचिंग हो रही है, और वो जनरलाइज फेनोमेना है, हर जगह सेम तरीके से, सेम पैटर्न पर. और इवन कई कई जगह पे कॉन्सेप्ट भी सेम है, जैसे इंग्लिश में सब कुछ ग्रामेटिकली सेम रहता है. लैंग्वेज अगर आप कर रहे हो, लैंग्वेज में वेरिएशन आ सकते हैं, बट अगर आप एक ही जोन के अंदर उस लैंग्वेज को पढ़ रहे हो तो सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है. साइंस मैथ के टॉपिक सेम होंगे. तो टीचिंग इज अ जनरलाइज्ड फिनोमेना. जो हम यहाँ सीख रहे हैं वो हम कहीं और जाकर भी सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं. प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग एट डिफरेंट स्टेजेस. Very true. Methods would be different, but strategies would be different, but the way of teaching वो थोड़ा सा सेम रहेगा. जो प्रिंसिपल हम छोटी क्लासेस के लिए अप्लाई करते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना, बच्चे को साइकोलॉजिकली स्टडी करना, बच्चे को आइडेंटिफाई करना, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से टीचिंग करना, तो ये चीज़ें तो हमें हर लेवल पे मेंटेन करनी है, चाहे हम PRT पढ़ा लें, चाहे हम हायर एजुकेशन में पढ़ा लें. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो टीचिंग के बेसिक फॉर्मेट्स हैं, जो बेसिक के टीचिंग के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, हम उनको हमेशा अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते ही करते हैं टीचिंग के अंदर. जितने भी वेरिएबल्स हैं
तीन वेरिएबल्स जो हैं हमारे टीचर, स्टूडेंट एंड द कंटेंट, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरी वेरिएबल इज इम्पॉर्टेंट. विदाउट single and variable we cannot complete the whole teaching process. तो वहां पर बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक वेरिएबल को हमने इंफीरियर कंसिडर किया, किसी को बहुत सुपीरियर कंसिडर कर लिया, वो नहीं होनी चाहिए. अगर टीचर इंपॉर्टेंट है तो लर्नर भी उतना इंपॉर्टेंट है, कंटेंट और करिकुलम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. Talks about general strategies. General strategies क्या है? Proper instructional strategies should be there. Proper objectives should be there. क्या हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या बेसिक स्ट्रैटेजी रहेगी, एडवांस स्ट्रैटेजी रहेगी, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, रिसोर्सेज या मटेरियल क्या यूज होगा, एक्टिविटीज किस तरीके से डिजाइन होंगी. सो बेसिक चीजें हैं. बहुत ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस थ्योरी के अंदर, बहुत ज्यादा कोई टिपिकल या कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है इस थ्योरी के अंदर. बहुत बेसिक चीजों के बारे में बात की है इस थ्योरी में, कि हम किस तरीके से एक ग्राउंड लेवल पर रहकर भी बहुत अच्छी टीचिंग कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning. So बहुत ज़रूरी है कि टीचर अपने पाथ को चूज करे, डिसाइड करे, वो ये देखे कि मैं बच्चे में क्या आउटपुट लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे किस तरीके के इनपुट्स ट्रांसमिट करने होंगे. Thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe the video if you find the information useful.